ठीक है, आज हम सीखते हैं बेंडिंग टेंडेंसी। तो ये आप हेडिंग डालो। क्योंकि बेंड होना ही रिफ्रैक्शन था लाइट का, है ना। बेंडिंग टेंडेंसी, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आज इंटरेस्टिंग। बेंडिंग टेंडेंसी में क्या था कि आपने एक, ये नॉर्मल है हमारा, ये प्लेन है, एक लाइट रे आती है, इंसिडेंट एंगल कुछ होता है और ये इस तरीके से बेंड होके जाता है। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन थी वहां पे एक लाइट रे आती है और वो ज्यादा बेंड हो जाती है ऐसे, और उससे भी ज्यादा बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये किस किस मीडियम में होगा? ऊपर वाला मान लो हमने मीडियम ले लिया ग्लास, ऊपर वाला मीडियम है वो हमने ग्लास ले लिया, और नीचे वाला एयर ले लिया। तो ग्लास में क्या होगा? ग्लास ज्यादा डेंसर होगा ना एयर की कंपेयर में। यस सर। तो इसको बोला जाएगा डेंसर और इसको बोला जाएगा रेयरर। ठीक है, जब लाइट रे एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो क्या होता? आपने क्या देखा? हमने देखा कि नॉर्मल से रिपेल करती है लाइट रे, नॉर्मल से रिपेल की, यानी इससे दूर भागती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर जब हम उसका उल्टा गए, यानी कि एयर जो कि रेयरर मीडियम है, उससे हम ग्लास में जाते हैं, जो कि डेंस। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है ना। तो जब रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ को जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड जब इसका अपोजिट डेंस टू रियरर जाती है तो अपोजिट होता है इसका। ठीक है, आपने मछली वाला एग्जांपल भी देखा है ना, वाला, उसमें क्या था कि ये पानी है, ठीक है, ये यहाँ पे फिश है, और इससे लाइट रे गई, ठीक है, और ये नॉर्मल बना दिया हमने यहाँ से, तो वो ऐसे झुक के जाएगी। तो डंडा कहाँ पे लेके खड़ा है वो आदमी? वो यहाँ लेके खड़े। ठीक है, लेकिन उसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो पता नहीं, उसको दिखाई कहाँ देगी? उसको दिखाई देगी यहाँ पे, लेकिन होती एक्चुअल में यहाँ। ठीक, तो नीचे क्या था? वाटर था। वाटर से जब एयर में जाती है, यानी कि डेंसर से रियरर में गई, तो नॉर्मल से रिपेल करेगी ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये कार्यक्रम हुआ। अब ये बेंडिंग आपने सीख ली कि कैसे बेंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं इससे। तो हेडिंग डालो आप, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या है? इस तरीके से बना दिया हमने ग्लास की स्लैब, और इसमें लाइट रे आती है। ऊपर क्या है भाई? ऊपर लिख देते हैं हम एयर, और नीचे ग्लास है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एयर है, तो नॉर्मल बनेगा कुछ। ये हमने बनाया कि भाई ये हमारा नॉर्मल है। अब डेंसर की तरफ जब जाएगी, ठीक है, रियरर से डेंसर की तरफ जाएगी, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब ये ऐसे जाते ऐसे यहाँ पे टकराएगी, अब यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। फिर क्या होगा? डेंसर से रियरर में जाएगी, तो अब दूर हट जाएगी इससे। ठीक है, अब दूर हट जाएगी इस तरीके से। फैक्ट है बस, और नहीं याद रखना। ठीक है भाई, इंसिडेंट रे का बिहेव देखा आपने कि कैसे कैसे चेंज हुआ इन पॉइंट्स पे लेके। तो डेंसर में आई तो इसकी तरफ को अट हुई, रियर में गई तो इसका रिपेल किया, इसका विरोध दूसरी तरफ हो गई।
ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ चीजें नोट करने वाली है। जो ये रे है फर्स्ट वाली, इसको क्या बोलेंगे? इसको ऑब्वियसली बोलेंगे नो डाउट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। फिर दूसरे वाली जो रे है, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ। सर दूसरी वाली को इसको बोलेंगे refracted रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि दूसरे वाले पॉइंट अगर मैं इनको नाम दे दूं पॉइंट ए और बी, तो बी वाले पॉइंट पे वो इंसिडेंट का काम कर रही है, लेकिन बोले हम इसको रिफ्रैक्टेड रे ही। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैं इनको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। रिफ्रैक्टेड रे हो गया, डन। यस सर। अब इस वाली रे को क्या बोलेंगे? ये जो इमर्ज करके गई यहाँ से, जो निकल के गई है ये बात, ये तो इनसे रिफ्लेक्ट कर दी हमने, इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। जी बिल्कुल, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये आपने कहाँ पढ़ा था भाई इमर्जेंट रे? सर दूसरे बुक में हो जाएगा फिजिक्स से। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये तो आई आर पढ़ लिया हमने और ये भी आर है, इस एंगल को बोलेंगे ई, ई फॉर इमर्जेंट। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, मैं नाम दे देता हूं इनका, जैसे इसको मैंने दिया पी क्यू और ये पॉइंट है हमारा बी और इसको आर, ऐसे नाम दे दिया। तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे, ऑलवेज पी क्यू इज पैरेलल टू बी आर, पी क्यू पैरेलल टू बी आर, हमेशा ये होगा पी क्यू इज पैरेलल टू बी आर। ठीक है, और जब पी क्यू बी आर के पैरेलल होगा तो एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल ई के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो इंसिडेंट थी और जो इमर्जेंट रे थी एक दूसरे के पैरेलल। दूसरी बात, उनके इंसिडेंट एंगल यानी आई और इमर्जेंट एंगल ई बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है भाई? यस सर। गुड। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हेडिंग डालो आप, साथ साथ में करते जाना भाई, समझ इतना तेज में डिक्टेट नहीं करता ना लिखता। ठीक है, आराम से नोट्स बना सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। बस क्लास के बाद आप अगर कर पाओ तो इतना कर लेना कि इसको रिवाइज कर लेना थोड़ा सा बैठ के, या मॉर्निंग में रिवाइज कर लो फिर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। बात आ रही है भाई? अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी, अब तक हमने क्या सीखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हालांकि हम पहले भी इंट्रो कर चुके हैं थोड़ा सा इसका। हमने क्या पढ़ा कि आपके पास एक मीडियम है जिसको हमने मीडियम 1 कहा, दूसरा मीडियम है जिसको हमने M2 कहा, एक लाइट रे आती है इंसिडेंट एंगल आई बना के, और उसको मैंने एयर मान लिया ऊपर वाले को और नीचे वाले को मान लिया ग्लास, थोड़ी सी इसकी तरफ बेंड होके ऐसे चलेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अब तक। और इसमें क्या पढ़ा? साइन आई साइन आर का रेशो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है? ये है n21, यानी कि इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21। ध्यान रखना, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, ग्लास टू एयर, एनजी ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं इसके लिखने के। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझ आएगा। और इसमें क्या चीज समझने वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कि अगर फर्स्ट वाला मीडियम, आपके मन में यह आया होगा ना कि सर बार बार हमें पहले वाले को निकालना पड़ेगा अगर दूसरे वाले का निकालना है तो। मान लो आपको ग्लास का अकेला नहीं निकाल सकते हम, ये तो माइंड में आता होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम लेंगे वैक्यूम, यानी ऊपर वाला मीडियम हमेशा वैक्यूम लेंगे जब भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव निकालना होगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें क्या लेंगे, मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट जो हम लेंगे उसमें वो होगा वैक्यूम, और सेकंड तो कुछ भी डिपेंड कर सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा माइंड को अपने लॉजिक पावर लगाना और खोलना, सोच को क्या क्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से। ठीक है, मान लो, चलो मैं कुछ पहले लिख देता हूं, उससे आइडिया लगाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव 1.33। ठीक है, 1.33, जबकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऊपर लिख सकते हो, ये होता है, ये दो चार जो इंपॉर्टेंट है लिख देता हूं। फिर ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है 1.5। फिर ये डायमंड है डी, डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट में 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपने देखा एयर एक रेयरर मीडियम था, फिर उसके बाद वाटर थोड़ा सा डेंस हुआ 1.33, ग्लास और ज्यादा डेंस हुआ, और डायमंड और ज्यादा डेंस हो चुका है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है इनकी, डेंस का मतलब डेंसिटी, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है इनकी तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब ये डेंसिटी कौन सी है, वो वाली डेंसिटी नहीं जो हम सिंपल साइंस में पढ़ते हैं, ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी ऑप्टिकल का मतलब, ऑप्टिकल जब भी वर्ड आ जाए प्रकाश लाइट से संबंधित है तो ये लाइट से रिलेटेड डेंसिटी है। अब कॉमन सेंस लो आप, मान लो आपको एक शहर में जाना है जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी रुक जाएगी, स्पीड से इतनी तेज नहीं चलेगी, बार बार कोई बीच में कोई सब्जी वाला होगा, कोई कहीं पे कोई सामान ले रहा होगा, कोई ट्रैफिक होगा बहुत ज्यादा, तो ज्यादा ट्रैफिक में कम चलोगे ना, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो एक दूसरी सिटी है, वहां कम पॉपुलेशन है और बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज कर रखा है। ठीक है, रोड के आसपास कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, सब पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो वहां तुरंत एकदम गाड़ी फास्ट ली जाएगी, जल्दी ट्रेवल कर लोगे इसको आप। ठीक है, अब इसकी बात को समझो कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई है, वो हाई होगा उसका, ये शो हो ही रहा है इससे। डायमंड जो है, डायमंड सबसे कठोर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है मटेरियल, डायमंड, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर किसी मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, ये इसकी समरी है, बस ये हमने इसको सम अप कर दिया। बात जा रही है भाई? यस सर। और इसका वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है, यानी इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन तो क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आप देख लो
एयर में क्या है और वाटर में क्या है, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ठीक है ना। अब इसी से हम एक चीज को और लिंक करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई। अब इसी से एक चीज और लिंक कर दी जाए, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी हाई होगी। बात सही है या गलत है? सर गलत है, स्पीड गलत है, बिल्कुल। स्पीड क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। अब शुरुआत से शुरू करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है कि पास 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 है, प्रकाश जो लाइट है उसको गुजरने में टाइम लग जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? सर वैक्यूम में। वैक्यूम में कितनी होती है? सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड अगर ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी चीज इंटरलिंक है एक दूसरे। ठीक है भाई, यस सर। एक चीज इंटरलिंक कर सकते हैं अब इसी से ही। देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी, नो डाउट। स्पीड ऑफ लाइट लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट लो होगी। अब स्पीड ऑफ लाइट लो होने से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट लो कब है, मान लो इस मीडियम से इस मीडियम में आई तो इसकी तरफ बैंड हो गया। ठीक है, फिर मान लो और ज्यादा टफ मीडियम है, मैंने बताया ना आपको, अभी एग्जांपल देके पीछे चलो। बेंडिंग जब मैंने समझाई आपको, पहले ग्लास में बताया। ठीक है, ग्लास में कैसे हुआ, ग्लास से एयर में और एयर टू ग्लास में बताया। तो ग्लास में क्या हो रहा है, बेंडिंग बढ़ती जा रही है, मतलब और ज्यादा बेंडिंग होती जा रही है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो जितना भी टफ मीडियम होगा, जितना भी डेंसर मीडियम होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, तो इसका मतलब उसकी जो बेंडिंग है, उसको बेंडिंग है वो भी हायर ही होगी। तो ये चारों चीजें आपको लिंक करके रखनी है। समझ आ रही है भाई बात? यस सर। एक बार रिकॉल करो, कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। बहुत बढ़िया। अब नई हेडिंग डालो, इसमें हम पढ़ने वाले वेरियस फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। डाल ली भाई? चलो अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं क्या क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला, जो आपको बहुत तगड़ी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल करने में। वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ पढ़ा था, साइन आई साइन आर इक्वल्स टू n/1 के बराबर। ठीक है, एक मीडियम से लाइन एंटर करती है दूसरे मीडियम में, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसीलिए n/1 हुआ था। और मान लो पहले वाले मीडियम में लाइट स्पीड से आती है c1 से, अब दूसरे वाले में स्पीड तो चेंज होगी ना भाई। ठीक है, क्योंकि मीडियम में जा रही है, मीडियम बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, तो स्पीड चेंज हो जाएगी।
तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा C1 अपॉन C2 के बराबर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन C1 फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सिंपल। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया नंबर 1। दूसरा N21, एक चीज याद रखनी है और याद रखना इसको आसान भी है। N21 जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1 अपॉन N12 के बराबर। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले मीडियम से सेकंड वाले मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, तो अगर आप उसको उल्टा कर दो ना, मान लो यहाँ पे टॉर्च रख दो, आप यहाँ टॉर्च डालो, तब भी वो सेम पथ पे ट्रेवल करेगी। तो इसलिए अगर N21 है तो वो 1/N12 के बराबर होगा। ठीक है ना जी, याद रखना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नंबर थर्ड फॉर्मूला क्या कह रहा है कि N13 एक से तीसरे, जैसे 3 मीडियम हमने पढ़े थे ना, पहले वाला एयर है, फिर ग्लास है, फिर वही कहीं वाटर वगैरह कुछ ऐसा हो गया। तो N13 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, N23 इक्वल्स टू N13। ठीक है, बीच वाले को गायब कर देंगे, बीच वाले को गायब कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसके थ्रू क्लियर करते हैं। थर्ड वाला, मान लो आपको दिया हुआ है NGA, यानी ग्लास से एयर में, एक्चुअल में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट ये 1.5 है, तो हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा N वाटर टू एयर, वाटर टू एयर क्या होगा, 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। उसके बाद ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर हमसे पूछा है, और वाटर टू ग्लास ये हमसे पूछा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं GWA को, NGW को, यानी ग्लास एयर, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या, देखो फॉर्मूला लगाओ आप, सिंपल। आपको चाहिए NGW, तो 2N लिख दो, पहले लिख दिया 2N। ठीक है, फिर पहले वाले पे जैसे 1 है ना, 1 पहले पे आ गया था, यहाँ 3 लास्ट पे, तो पहले वाले पे लिख दो G और दूसरे वाले पे लिख दो W। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट हमने फिल कर दिए। एंड वाले पे इसका देखो, मैं ये जगह छोड़ दी मैंने, इसकी जगह छोड़ के W ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, तीसरा हमारा मीडियम कौन सा है, तीसरा A ही तो है, तो A लिख दिया यहाँ। तो सोल्व करके रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग यही आएगा। तो आपको क्या चाहिए, NGA चाहिए। देखो NGA है क्या, बिल्कुल है हमारे पास, 3/2। अब NAW चाहिए, तो मैंने बताया था आपको, अगर उल्टा निकालना हो, जैसे 2/1 का 1/2 निकालना हो, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 3/4। तो आंसर कितना है, 9/8। अब NWG निकाल के बताओ मुझे फटाफट से। तो NGW जी, NGW निकालना, नहीं G तो मैंने निकाल दिया, NWG निकालना है, सेकंड वाला पॉइंट। तो 8/9। 8/9, बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये हो गया हमारा जी। ठीक है भाई, कल हम पढ़ेंगे इसमें लेंस और मिरर। ठीक है, तो आपका होमवर्क इतना है कि आप लेंस और मिरर को थोड़ा सा अपने लेवल पे पढ़ें, ताकि क्लास में हम एफिशिएंटली काम कर पाए। और इतने का आप जितना हमने पढ़ा, इसका नोट्स बना लो प्रॉपर। चलो आज के लिए इतना ही।